हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं फुल एंड फाइनल केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन। मतलब आज हमारा एल्काइन का लास्ट लेक्चर होने वाला है और इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है, रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है और साथ ही साथ क्या होती है आपकी स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होती है। इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तीनों टर्म है हमारे पास, एक होता है कीमो सेलेक्टिविटी, एक होता है हमारे पास रेजियो सेलेक्टिविटी और एक होता है हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिविटी। सर इन तीनों टर्म को जानेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले क्योंकि लास्ट लेक्चर है तो आपको बता दिया जाए कि हम क्या पढ़ चुके हैं और क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, है ना। तो केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन ज्यादा बड़ा टॉपिक था नहीं भी, इसमें हमारे पास 5 लेक्चर पहले हो चुके हैं ऑलरेडी। आज का जो लेक्चर था वो लेक्चर नंबर था हमारे पास 6, है ना। 5 लेक्चर हो चुके हैं, लेक्चर नंबर 6 आज हमारा और ये लास्ट लेक्चर हमारा केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन का। और मैं आपको बता दूं भाई, बीएससी 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री में अगर आप हो या फिर स्पेशली एल्काइन पढ़ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं 5th सेमेस्टर वालों में आपके पास 2 पेपर थे, ऑर्गेनिक सिंथेसिस ए और दूसरा था रीअरेंजमेंट एंड केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप एलिमेंट। साल पहले पेपर में हमारे पास ये 8 यूनिट थी, जिसमें से हमने केमिस्ट्री ऑफ एल्किन एंड साइक्लो एल्किन पढ़ लिया है, केमिस्ट्री ऑफ एल्किन भी पढ़ लिया। आज हमारा केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन भी फुल एंड फाइनल होने वाला है। ओके इसके अलावा जो सेकंड पेपर है सर, इसमें भी हमने मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट्स पढ़ चुके हैं, कैटालिसिस भी पढ़ चुके हैं। इन सभी यूनिट के क्लास नोट्स टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, वहां से मिल जाएंगे और सारे के सारे लेक्चर्स आपके जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको विद प्लेलिस्ट सारे के सारे लेक्चर बाय लेक्चर सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो आप जाकर आराम से पढ़ सकते हो। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं भी, आप पढ़ सकते हैं जाकर, है ना। अब हम बात करते हैं भाई, इससे पहले रिएक्शंस की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, प्रिपरेशन है, वो सब कुछ खत्म कर चुके हैं। अब हम फाइनली स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक। ठीक है भाई, सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है कीमो सेलेक्टिविटी, दूसरा टर्म आता है हमारे पास रेजियो सेलेक्टिविटी, तीसरा टर्म आता है हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिविटी। सर इन तीनों टर्म का मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं, कीमो सेलेक्टिविटी कौन रिएक्शन करेगा। कीमो सेलेक्टिविटी का अगर मैं अपने मन से समझा हुए चीजों का अगर मैं बात करूं, कौन रिएक्शन करेगा। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट हमारे पास, उसमें रिएक्शन करने वाले बंदे 2 हैं, रिएक्शन करने वाले बंदे 2 हैं। अब 2 में से कौन रिएक्शन करेगा, ये डिसाइड कौन करेगा सर, ये डिसाइड करता है कीमो सेलेक्टिविटी। ये आपको पता होना चाहिए कौन रिएक्शन करेगा, दैट इज कीमो सेलेक्टिविटी। सर दूसरा है, अगर मान लो साइड पता चल गई ये रिएक्शन करेगा, अब इसमें जो रिएक्शन है वो कहां होगी, इसमें जो रिएक्शन है वो कहां होगी, ये डिसाइड करता है रेजियो सेलेक्टिविटी। रिएक्शन करेगा कौन, कीमो सेलेक्टिविटी, रिएक्शन होगी कहां, रेजियो सेलेक्टिविटी। अगर मान लीजिए प्रोडक्ट आपके एक से ज्यादा बनने की पॉसिबिलिटी है तो कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा, स्टीरियो सेलेक्टिविटी। सर रिएक्शन कौन करेगा, रिएक्शन कहां होगी, क्या बनेगा, कौन कहां क्या, सर यही है क्या कीमो रेजियो और स्टीरियो सेलेक्टिविटी का मतलब। आप कहेंगे सर हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, तो टेंशन लेने वाली बात है नहीं। अगर समझ में नहीं आया तो अभी हम जानने वाले हैं, अभी समझ लेंगे सर क्या है। चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना कीमो सेलेक्टिविटी से, ठीक है। कीमो सेलेक्टिविटी होती क्या है भाई, आप कहोगे सर ये हमारे सिलेबस में है या नहीं है, तो होगी भी है, आपके सिलेबस में तो है, आपकी बुक में है या नहीं है आई डोंट नो है या नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कीमो सेलेक्टिविटी होती क्या है। और ये स्पेशली एल्काइन के लिए नहीं है, ये टर्म जो है हम जो पढ़ रहे हैं, कीमो सेलेक्टिविटी है, रेजियो सेलेक्टिविटी है या फिर स्टीरियो सेलेक्टिविटी, ये एल्काइन के लिए नहीं, ये सब के लिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं हर चीज के लिए यही चीज आपको फॉलो करनी है भाई। हमारे पास टर्म ये आता है सर कीमो सेलेक्टिविटी। एक बार मैंने इसकी डेफिनेशन लिख रखी है ना, इस डेफिनेशन को पढ़ लो, उसके बाद देखते हैं क्या कह रहा है। The reaction chooses one functional group over another functional group to react with the reagent। क्या मतलब है सर, इसका मतलब हुआ अगर हमारे पास रिएजेंट में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो एक फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन करेगा, कौन सा करेगा यही बताएगा कीमो सेलेक्टिविटी। फॉर एग्जांपल एक आपने क्लास 12th में शायद एक रिएक्शन पढ़ी होगी, सिंपली मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए ये मैंने ले रखा है CH3
सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OCH3। और इसके रिएक्शन अगर हम करा देते मान लो NaBH4 से, NaBH4 आपने पढ़ी होगी, ठीक है, नहीं पढ़ी होगी कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज ध्यान रखिए भाई, क्या याद रखने वाला है यहाँ पर आपको, याद रखने वाली चीज ये सर RCOR क्या होता है, दिस वन इज कीटोन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास कीटोन ग्रुप है। ये आपको पता है, बिल्कुल पता है, आपने पढ़ा होगा ना RCOR क्या होता है, कीटोन ग्रुप। और RCOOR ये जो ग्रुप है दिस इज एस्टर ग्रुप। ये हमारे पास क्या है, एस्टर ग्रुप। अब एक चीज ध्यान रखना भाई, याद क्या रखना है सर, यहां पर एक हमारे पास कीटोन ग्रुप है, दूसरा हमारे पास एस्टर ग्रुप है। ये दो फंक्शनल ग्रुप हैं और दोनों ही रिएक्शन कर सकते हैं। सर ये डिसाइड अब इन दोनों में से कौन सा रिएक्शन करेगा ये बताता कीमोसेलेक्टिविटी। सर यहां पर है NaBH4, हमें रिएक्शन करानी है NaBH4 से, और NaBH4 होता है हमारे पास एक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और ये जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये किसको रिड्यूस करता है भाई, ये आपका जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये आपका एल्डिहाइड तथा कीटोन को रिड्यूस करता है। भाई आपको पता होने चाहिए, हालांकि ये बहुत पुरानी और सिंपल सी रिएक्शन होती है, लेकिन आपको हो सकता है कि ना पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बस इसका मतलब समझना है। फिलहाल आपको रिएक्शन पे ध्यान नहीं देना क्योंकि ये रिएक्शन आपके एग्जाम में नहीं पूछे जानी, बस आपको इसका मतलब पता होना चाहिए कि मैं बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं। ठीक है, कीमोसेलेक्टिविटी का मतलब क्या है, आपके पास एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप रिएक्शन करेगा ये बताता है कीमोसेलेक्टिविटी। सर मैंने रिएक्शन कराई है NaBH4, NaBH4 काम करता है रिडक्शन का, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, और रिड्यूस करेगा, ये किसको रिड्यूस करता है सर, ये एल्डिहाइड कीटोन को तो रिड्यूस कर सकता है लेकिन एस्टर को कभी भी रिड्यूस नहीं कर सकता। एक चीज क्लियर होगी, सर एस्टर को रिड्यूस नहीं कर सकता तो इससे तो कोई रिएक्शन करेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं करेगा। सर कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, और कर सकता है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, CH3 से हमें कोई लेना देना नहीं है, इधर हमारे पास CH2, और एस्टर जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास कीटोन ग्रुप है रिड्यूस हो जाएगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आपने पढ़ा होगा रिडक्शन को हिंदी में कहते हैं अपचयन, जो हिंदी वाले उनको पता होना चाहिए। अपचयन कहते हैं, अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ रहा है या ऑक्सीजन का निकल रहा है, यही तो पढ़ा होता है, बिल्कुल पढ़ा होता है। सर अगर मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लगी हुई है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, रिडक्शन अगर मैं कीटोन का कराना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऑक्सीजन का इस बॉन्ड को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद एक हाइड्रोजन कार्बन पर, दूसरा हाइड्रोजन ऑक्सीजन पर, सर हो गया रिडक्शन, कीटोन से अल्कोहल बन जाता है। यही तो हमारे पास रिडक्शन होता है, बिल्कुल। तो यहां इस रिएक्शन को समझाने का केवल एक ही मतलब था, मतलब ये था कि सर हमारे पास में दो फंक्शनल ग्रुप दे रखे थे और दो में से रिएक्शन केवल एक फंक्शनल ग्रुप ने करी है, दूसरा जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। तो सर इस टाइप की सिलेक्टिविटी को हम कहते हैं कीमोसेलेक्टिविटी, यानी हमें सिलेक्ट करना है कौन सा वाला होना है, दिस इज द कीमोसेलेक्टिविटी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ओके सर, ना अब हम पहुंचते हैं भाई रेशियो सिलेक्टिविटी के पास। रेशियो सिलेक्टिविटी अनदर टर्म क्या कहता है भाई, रेशियो सिलेक्टिविटी। रेशियो सिलेक्टिविटी अभी मैंने बताया था रिएक्शन कहां होगी, रिएक्शन कहां होगी, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, क्या पढ़ा होता है सर, मान लीजिए ये है मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं मान लो HBr से, किससे करा रहा हूं, HBr। एक और रिएक्शन है मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr से, ये भी रिएक्शन है बट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। मैंने ये रिएक्शन कराई है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है, मान लीजिए हम ROOR लिख देते हैं, दिस इज पेरोक्साइड, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रही है। तो हमने ये रिएक्शन देखी थी, हमने कर भी रखी है पहले भी, एल्कीन में भी ये रिएक्शन करी थी, हमने ये रिएक्शन एल्कीन में करी थी भी, एल्कीन में करी थी तो हमारा ये इसमें प्रोडक्ट ये बनना था और इस वाली रिएक्शन में हमारे पास प्रोडक्ट ये बनना था। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि आप पढ़ने के बाद याद नहीं रखोगे तो एग्जाम आने वाला है, कैसे याद रखोगे भाई, है जरा इधर देखो, एक बार हम याद दिला देते हैं आपको इन दोनों में अंतर के।
सर हमारे पास दो रूल होते हैं, एक का नाम होता है मार्कोनिकॉफ रूल, एक का नाम होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल नाम सुना होगा। सर मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है? सर मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हमारे पास जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब जो हैलाइड है, वो उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। अगर हम इनकी बात करें, यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है, तो इनमें से ये जो हैलोजन है वो कहाँ जाके लगेगा? Br कहाँ जाके लगेगा? सर वहां लगेगा जहां हाइड्रोजन का नंबर कम होता है। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ Br लग जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। किसके अकॉर्डिंग होता है? सर दिस इज अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है, ये मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ठीक है। अगर सर हैलोजन उस कार्बन पर जाके लग रहा है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है, तो उससे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। सर ऐसा क्यों होता है? यहां पर अगर परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में जाना है, परऑक्साइड नहीं है तो मार्कोनिकॉफ रूल में जाना है। ये चीज हम पहले पढ़ा चुके हैं। तो अब यहां पर क्या जानने वाली चीज है? फंक्शनल ग्रुप वही है, फंक्शनल ग्रुप वही है। Br कहां लगेगा? यहां लगेगा या यहां लगेगा? इस चीज को कौन डिसाइड करेगा? रेजियो सिलेक्टिविटी। इस चीज को डिसाइड करता हमारे पास रेजियो सिलेक्टिविटी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब आपको आप ये चाहते हो कि सर हमें बता दीजिए कि ऐसा क्यों होता है। अगर इसकी मैकेनिज्म, वैसे तो मैंने कराई होगी इसकी दोनों की मैकेनिज्म, अब वहां से मैकेनिज्म, चलो एक काम करते हैं, पता ही देते हैं भाई, है ना। क्यों ही आप पर भरोसा किया जाए कि आप जाकर इसको वापस से देखेंगे वहां पर, इसलिए मैं खुद बता देता हूँ भैया ना। रिएक्शन हम यहाँ पर लिख लेते हैं और इसकी मैकेनिज्म देख लेंगे, है ना। ये है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। मार्कोनिकॉफ रूल वाली बता रहे पहले, फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाली बता देंगे। तो हमारे पास ये बन रहा था CH3CH, यहाँ पर Br था और यहाँ पर CH3 था, ठीक है ना। अब इसकी हम मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म, इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट क्यों बन रहा है, कैसे पता चलेगा। देखिए सबसे पहले तो भाई HBr है। अगर मैं HBr की बात करूं तो यहाँ पे और कोई चीज तो है नहीं, तो इसको हम नॉर्मली ब्रेक कर सकते हैं भाई। किसमें ब्रेक कर सकते हैं? H+ और Br नेगेटिव में, ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए भाई हमें करना है, सर हम चाहते हैं हमारे पास H+ और Br नेगेटिव होता है, हम सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे H+ की। हमको नहीं पता सर बॉन्ड किधर टूटना है, हमको पता ही नहीं है बॉन्ड किधर टूटना है। सर बॉन्ड इधर टूटेगा या बॉन्ड इधर टूटेगा, वी डोंट नो, हमको नहीं पता सर किधर बॉन्ड टूटना है। अब हमें रिएक्शन बताइए किस तरह से हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है। तो सर मैं काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं काम करता हूँ, पहले CH3 लिखा, CH लिखा, सिंगल बॉन्ड CH2 लिखा। मैं काम करता हूँ, मान लीजिए बॉन्ड मैंने इधर तोड़ा, अगर मैं बॉन्ड को इधर तोड़ूंगा तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। सोचो अगर मैंने बॉन्ड इधर तोड़ा तो इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। और अगर इधर नेगेटिव आता है, इधर पॉजिटिव आता है, तो H+ तो नेगेटिव पे जाकर लगेगा ना, बिल्कुल। और H+ अगर आपका नेगेटिव पर जाकर लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। एक चीज सोचो, बॉन्ड टूटा इधर, बॉन्ड इधर टूटेगा, बॉन्ड इधर टूटेगा, इधर नेगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव से H+ लग गया, CH3 होगा, यहाँ पर CH2, CH पॉजिटिव बचेगा बस। एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है। हम कहेंगे सर क्यों तोड़ रहे हैं हम इधर, हम तो इधर भी तोड़ सकते हैं। अगर हम इधर तोड़ेंगे, मान लीजिए हम चाहते हैं सर इधर बॉन्ड टूट जाए, ठीक है, मान लो टूट जाए। अब टूटेगा नहीं टूटेगा ये बाद की कहानी है। हमने कहा कि सर अगर मान लीजिए हम इधर तोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा? सर अगर इधर हम बॉन्ड तोड़ते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नेगेटिव, और इधर क्या हो जाएगा? इधर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और हमको पता है नेगेटिव से कौन लग जाएगा? H+ आके लग जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर हो जाएगा CH2। इतनी तो बात पता है ना? सर अब इसमें हमें एक चीज जाननी पड़ेगी, और वो एक चीज क्या है सर? वो एक चीज ये है कि हमें इनमें ये देखना पड़ेगा कि बॉन्ड किधर टूटेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सर बॉन्ड किधर टूटेगा ये डिसाइड करता है प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है। ये वाला स्टेबल है, ये वाला स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल है बॉन्ड उधर टूटेगा।
सर ये कैसे पता चलेगा? भाई ये तुम बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, क्लास 11th में भी पढ़े थे, 12th में भी पढ़े थे। हाइपर कॉन्जुगेशन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। अगर मैं इसकी बात करूं, इसका अल्फा कार्बन ये भी है, इसका अल्फा कार्बन ये भी है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन, टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसके हिसाब से ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन, तो ये अल्फा है, अल्फा के पास कितने हाइड्रोजन है? 2, तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन। सर मुझे ये बताइए इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? हम कहेंगे सर दिस वन इज मोर स्टेबल। मोर स्टेबल है ये, बिल्कुल ठीक है, मोर स्टेबल है। तो ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लेस स्टेबल हो जाएगा। तो हम कहेंगे सर जो मोर स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है, यही बनेगा, लेस स्टेबल बनेगा ही नहीं। तो आगे इसकी रिएक्शन होगी ही नहीं। हम बोलेंगे सर जो लेस स्टेबल है वो रिएक्शन ही नहीं करेगा, नो रिएक्शन। तो रिएक्शन कौन करेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद जो बी आर नेगेटिव बचा है वो बी आर नेगेटिव जाके लग जाएगा पॉजिटिव से, और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर Br। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो भाई हमारे पास चांसेस थे यहां लगे, जैसे Br है, Br यहां लगे या यहां लगे। हम कहेंगे सर यहां नहीं लग सकता, यहीं लगेगा। कहां लगेगा यही तो बताता है रेजियो सिलेक्टिविटी, यही बताता हमारे पास रेजियो सिलेक्टिविटी। तो ये हमने मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हमने ये सारी चीज प्रूव करके देख ली। आप कहोगे सर ये वाली जो रिएक्शन है ना, एक और जो हमने लिख रखी है, इसको भी जरा बताते चलो। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इसको भी बताने की कोशिश करते हैं। सर रिएक्शन किससे करानी है? अपन को करानी है HBr से रिएक्शन। किसकी प्रेजेंस में करानी? सर पेरोक्साइड ले लो, चलो ROOR ले लेते हैं, ठीक है। क्या बना था हमारे पास? बना था सर CH3 CH2 और CH2 Br, मतलब Br वहां लगा था जहां पर हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। इसी को हमने एंटी मार्कोनिकॉफ रूल बोला था। सर कैसे पता चलेगा? हम कहेंगे सर मैकेनिज्म कर लो, खुद से पता चल जाएगा। मैकेनिज्म करके देख लो, खुद से पता चल जाएगा किस तरह से बनेगा। अब समस्या ये भाई, वहां पर केवल क्या था हमारे पास? HBr था। HBr ही तो था, बिल्कुल। वहां हमारे पास HBr था तो हमने H प्लस कर दिया था, Br नेगेटिव कर दिया था। लेकिन समस्या ये कि भाई यहां पर HBr से पहले पेरोक्साइड भी डाल रखा है। अब ये जो पेरोक्साइड है ना, सबसे पहले आप इसको चाहे हीट कर दो या लाइट दे दो, तो ये हमारे पास RO रेडिकल में चेंज हो जाता है, यानी कि 2 फ्री रेडिकल बनते हैं। और फ्री रेडिकल जब किसी दूसरे बॉन्ड को तोड़ता है तो वो उसको भी फ्री रेडिकल ही तोड़ेगा। तो इसको तोड़ेगा तो यहां से H रेडिकल को ये खुद ले जाएगा, तो ROH बना लेता है और प्लस Br रेडिकल को कर देता है बाहर। ठीक है सर, मतलब यहां से रेडिकल बना है हमारे पास। यहां से क्या बना है हमारे पास? एक रेडिकल बना है। ब्लर हो रहा है, अब नहीं होगा। यहां से हमारे पास क्या बनेगा? रेडिकल बना है। अब इसके बाद क्या करना है हमें? ये ले लिया हमने CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। भाई अब जब Br रेडिकल इससे आके रिएक्शन करेगा मान लीजिए, तो Br कहाँ लगेगा? हो सकता है यहाँ भी लग जाए, यहाँ भी लग जाए। दोनों जगह लगा के देख लेते हैं, दोनों जगह लगा के देख लेते हैं। ये बना CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक रेडिकल बना दिया, यहाँ पर लगा दिया एक Br रेडिकल, ठीक है। इस वाले रेडिकल से ये Br रेडिकल लग गया। या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है सर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इससे लगा दिया Br और यहां पर लगा दिया CH2 और एक रेडिकल। कहानी वही, कौन ज्यादा स्टेबल? अल्फा हाइड्रोजन देख लो, इसके लिए अल्फा कार्बन इधर भी है, अल्फा कार्बन इधर भी है, 3 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन, 5 अल्फा हाइड्रोजन। देयर इज अल्फा कार्बन यही है, केवल यही है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। सर कौन ज्यादा स्टेबल हुआ? दिस इज लेस स्टेबल, कम स्टेबल है भैया, ये कम स्टेबल है। और दिस वन इज मोर स्टेबल, ये बहुत ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। तो हमें पता है भैया लेस स्टेबल है, नो रिएक्शन। मोर स्टेबल है, यस रिएक्शन। समझ में आ रहा है? ये रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करेगा तो अपने पास कौन बचा भाई? Br रेडिकल लग गया। अब ROH आएगा, जो RO रेडिकल तो निकल जाएगा बाहर, H रेडिकल जाके यहां लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br।
ये बन गया हमारे पास अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। रिएक्शन कौन करेगा, कीमो सेलेक्टिविटी। रिएक्शन कहाँ होगी, रेजियो सेलेक्टिविटी। अब हमारे पास एक लास्ट टर्म और है, और उस लास्ट टर्म का नाम है स्टीरियो सेलेक्टिविटी। स्टीरियो सेलेक्टिविटी एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद कर लेते हैं। The reaction preferentially form one stereoisomer over another even though more than one stereoisomer is possible। अगर किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है आइसोमर के बनने की, तो कौन सा आइसोमर बनेगा, कौन सा आइसोमर बनेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास है सर CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, और हमें इसका रिडक्शन करवाना है। क्या करवाना है, रिडक्शन करवाना है। तो यहां से मेरे पास भैया दो पॉसिबिलिटी बनते हैं। एल्काइन रिड्यूस होने के बाद एल्कीन बनाता है, इतना तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल पता हो, क्योंकि एल्काइन हम पढ़ भी रहे हैं इस वक्त, है एल्काइन हम पढ़ भी रहे हैं इस वक्त। पॉसिबिलिटी ये है कि इधर मैंने CH3 लिया, इधर मैंने CH3 लिया, इधर H लिया, इधर H लिया, या फिर यहाँ पर CH3 लिया, यहाँ H लिया, यहाँ CH3 लिया, यहाँ पर H लिया। सर यहाँ पर ये होता है कि ट्रिपल बॉन्ड टूट के चला जाएगा डबल बॉन्ड में, ठीक है। अब डबल बॉन्ड में जाने के बाद क्या दोनों हाइड्रोजन सेम साइड लग रहे हैं या अपोजिट साइड लग रहे हैं। अगर अपोजिट साइड लगते हैं तो सर वहां से बनता है मेरे को ट्रांस, और सेम साइड लगते तो वहां से बनता है सिस। कहने का मतलब ये सर, अगर मैं एल्काइन का रिडक्शन कराता हूं तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है, सिस की और ट्रांस की। अब इन दोनों में से, दोनों नहीं बनने, अब दोनों में से कौन सा बनेगा, दोनों में से कौन सा बनेगा, स्टीरियो सिलेक्टिविटी बताता है, इसको बताता है हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिविटी। आई होप इतनी बात आपको क्लियर होगी। अब मैं काम करता हूं, ये रिएक्शन ली मैंने, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं भाई, इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं। मैंने इसकी रिएक्शन करा दी, H2PD BSO4 लिंडलाल रिएजेंट होता है हमारे पास, जो एल्कीन को क्या करेगा, रिड्यूस कर, एल्काइन को रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करने के बाद इसको बना देता है सिस एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर यहां पर मैं ले लेता हूं Na इन लिक्विड अमोनिया, तो आपको पता है भाई ये क्या बना देता है, ये बना देता है आपके पास ट्रांस एल्कीन। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, और इनकी मैकेनिज्म मैं आपको पहले बता चुका हूं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिलहाल आपको मेरे को बताना था कि भाई आपके पास कीमो सेलेक्टिविटी क्या होती है, रेजियो सेलेक्टिविटी क्या होती है, और स्टीरियो सेलेक्टिविटी क्या होती है। इन तीनों के टर्म आपको पता चल चुकी हैं। तो फिलहाल हम इस लेक्चर को और इस यूनिट को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि सर इसके अलावा भी कोई टॉपिक बचा हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स पूरा खाली पड़ा है, अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बोलिए सर ये टॉपिक रह गया, तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक को भी ऐड करूं, अगर कोई रह गया तो। वैसे तो ऑलमोस्ट हो गया है, इसमें कोई समस्या है नहीं। बाकी एक नई यूनिट के साथ, अगली यूनिट के साथ मिलते हैं, और आपसे बस एक तो भाई उम्मीद रख ही सकते हैं, और उम्मीद ये कि भाई जितना हो सके उतना शेयर करने की कोशिश करो भाई, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि अगर आप लोगों तक लेक्चर्स को पहुंचाओगे, इधर उधर जाएगा तो वो लोग देखेंगे, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, और हम भी आपके साथ थोड़ी सी मेहनत करें, आपका सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट हो, सभी तक लेक्चर्स पहुँचें। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, जो भी लेक्चर को अदरवाइज देख रहे हैं, तो आप कोशिश क्या करो भाई, अपने फ्रेंड सर्कल में, या फिर आपको जो भी पढ़ रहे हैं, चाहे आप ग्रेजुएशन के किसी भी सेमेस्टर में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, सबके लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हो। देखो अलग अलग यूनिवर्सिटी होती है, मान लीजिए अलग अलग यूनिवर्सिटी में सिलेबस तो सेम ही है, सिलेबस सब में सेम है, बस ये कि कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस फर्स्ट सेमेस्टर में वो हो सकता है सेकंड में हो, थर्ड में हो, फोर्थ में हो, सिलेबस को आगे पीछे जरूर हो सकता है इधर उधर यूनिवर्सिटी में, बट हाँ सबका सिलेबस सेम है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चैनल पे जाइए, अगर आपको लगता है सर ये मेरे इस सेमेस्टर में नहीं है, तो आप चैनल पे जाइए, वहाँ पर अपनी प्लेलिस्ट को सिलेक्ट करिए कि ये मेरे सिलेबस में, तो उसके अकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दीजिए। हर कोई पढ़ सकता है,
हम उस लेवल से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप IIT जैम के लिए जाते हो, नेट के लिए जाते हो, गेट के लिए जाते हो, तो आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि भाई आप लेक्चर को शेयर करो। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी, एक नई टॉपिक के साथ। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।